हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 92 पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को आर की टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवाई जा रही है, वो भी पीसीएस मंत्रा के थ्रू। जो पीसीएस मंत्रा की नई वाली टेस्ट सीरीज आई हुई है मार्केट में फेज सेकंड की, वो आप लोगों की टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवाई जा रही है इस चैनल के माध्यम से। फेज सेकंड की कंप्लीट करवाने के बाद में फेज थर्ड की कंप्लीट करवाई जाएंगी, फिर फेज फर्स्ट की कंप्लीट करवाई जाएंगी। ठीक, ये टोटल 60 टेस्ट सीरीज के आसपास आप लोगों की टेस्ट सीरीज होंगी जो आप लोगों को कंप्लीट करवाई जाएगी। यह टेस्ट सीरीज आप लोगों का यूपीपीएससी आरओ कवर करता है। 140 क्वेश्चन होता है, ठीक है। लेकिन जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं 140, वह आप लोगों के 4 गुना जोड़ लीजिए, 14 चक्कू 56, 500 के आसपास आप लोगों के प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो वह यूपीएसआई हो गया, यूपीपी हो गया, लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम्स हैं जहाँ जहाँ जीएस पूछी जाती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह टेस्ट सीरीज। इसमें टेस्ट सीरीज में जीएस है और जीएस का लेवल है, सब कुछ अच्छा है और आप लोग इसको पढ़ के देख सकते हैं कि आप लोगों को कम समय में कितना सिलेबस तैयार हो जाता है। तो यह यूपीपीएससी पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आरओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हाईकोर्ट आरओ के लिए इम्पोर्टेंट है और बिहार पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है और टीआरई 4 वाले जितने हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यह सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह सिर्फ आरओ नाम भर का है कि इसमें 140 क्वेश्चन, तो यह आरओ स्पेशल टारगेट करके बनाई गई है। लेकिन जीएस के सेम क्वेश्चन सब कहीं होता है, सिर्फ लेवल थोड़ा ऊपर होता है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा नीचे होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो आप धैर्य रख के इसको पूरी वीडियो को देखना। यह पार्ट 3 या 4 में कंप्लीट करवाई जाएगी, क्योंकि बड़ी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता जब तक आप लोग पूरी वीडियो एंजॉय ना करें। तो आप लोग 20, 25, 30 मिनट की जो वीडियो एंजॉय कर पाएंगे वही हम बनाएंगे वीडियो इस चैनल पर और आप लोगों को तक पहुँचाएँगे और आप लोग कम समय में ज़्यादा गेन करके अच्छे से स्कोर कर सकते हैं क्वेश्चंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आप लोगों ने चैनल को ना सब्सक्राइब किया तो निवेदन है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के थ्रू ही मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए आप लोगों से कहते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जहाँ से रुकी थी 16 नंबर क्वेश्चन से यह टेस्ट सीरीज रुक गई थी, तो कल और आज यह 16 नंबर से स्टार्ट है। जितने नंबर तक क्वेश्चंस जाएगा 30 मिनट के वीडियो में उतने नंबर तक करवाए जाएंगे, फिर अगली वीडियो में आप लोगों का कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आप लोगों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। यह क्रम में टेस्ट सीरीज आप लोगों की पाँच है, टेस्ट सीरीज नंबर 5 है और इसका पार्ट ये सेकंड है। कौन सा है? सेकंड पार्ट है। तो इसके पार्ट आएंगे धीरे धीरे आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 60 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होगी यह टेस्ट सीरीज, क्योंकि 15 नंबर को यूपी स्पेशल के थे तो उसको अलग पार्ट में फर्स्ट पार्ट में करवा दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं और प्रश्नों का स्तर देखते हैं। यह आप लोगों का आ गया है 16 नंबर प्रश्न, आई थिंक ये है, ये यहाँ पर 16 नंबर यहीं से सुबह कल छोड़े थे जब आप लोगों की वीडियो अपलोड हुई थी 12 बजे के आसपास, तब छोड़े थे और यहीं से स्टार्ट करेंगे आज, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबी ना करके 30 मिनट तक करनी है। तो जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उतने करवाए जाएंगे, बाकी आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करवाए जाएंगे। तो धीरे धीरे यह आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? चलिए स्टार्ट करिए। 16 नंबर प्रश्न है, 1781 के संशोधन अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया? तो यह आप लोगों को बताना है। ये ऑप्शन है, इसमें राजस्व मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। इसने राजस्व मामले को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। इसने सर्वोच्च न्यायालय को व्यक्तिगत कानूनों को प्रशासित करने की अनुमति दी। इसने प्रांतीय न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय तक अपील प्रदान की। इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसने राजस्व मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया। ठीक है, राजस्व मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का है 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न है आप लोगों का। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के संबंध में क्या महत्वपूर्ण अंतर प्रस्तुत करता है? यह आप लोगों को प्रश्न बताना है 17 नंबर। तो क्या महत्वपूर्ण अंतर प्रदर्शित करता है? ऑप्शन पहला आप लोगों का ए ऑप्शन है, व्यापार और शासन कार्यों का पृथक्करण।
गवर्नर जनरल के लिए अधिक स्वायत्तता, ब्रिटिश क्राउन द्वारा मजबूत नियंत्रण, सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो आप लोगों का सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यापार और शासन कार्यों का पृथक्करण, पिट्स इंडिया एक्ट और ईस्ट एवं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों से के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है आप लोगों का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत के प्रांतों पर मुख्य प्रभाव क्या था? भारत के प्रांतों पर मुख्य प्रभाव क्या था? अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 का क्या था, यह आप लोगों को बताना है। इसने प्रांतीय विधायकों को समाप्त कर दिया, इसने द्विसदनीय विधायकों को की अवधारणा पेश की, इसमें एक निर्वाचित गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई। तो ये आप लोगों का बी वाला सही हो जाएगा, द्विसदनीय विधायिका की अवधारणा पेश की गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न, 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार का दलित वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा? दलित वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है आप लोगों को। इसने उन्हें एक अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया, यह आप लोगों का सही है। दूसरा देख लेते हैं, इसने पृथक निर्वाचन को समाप्त कर दिया, इसने आरक्षित सीटों की शुरुआत की, ये दोनों गलत हैं। इसका दलित वर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन पड़ा था, तो ये वाला आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो आया था आप लोगों का 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार का दलित वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो इसने इन्हें एक अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया था। केवल मुसलमान, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र जारी रखा, एक और दलित वर्गों के तक भी विस्तारित किया। अनुसूचित जाति जैसे एससी कास्ट की है, तो उन लोगों को इसमें विस्तारित किया गया। पहले क्या था, मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तक सीमित था, लेकिन इसको विस्तारित किया गया तो दलित वर्गों तक विस्तारित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम ने व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को बढ़ा दिया, तो ये बताना है आप लोगों को। बढ़ा दिया चाय, रेशम, मसाले और ऊपर के सभी, किसके 1813 के चार्टर अधिनियम ने व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को बढ़ा दिया था, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन चाय होगा। ठीक है, क्या होगा, चाय का व्यापार तो जारी रहा था, ये जैसे चाय का व्यापार तो जारी रहा था, लेकिन इसका चीन के साथ भी व्यापार जारी रहा, एकाधिकार इसको मिलता रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों का है, 1786 में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था और विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति दी गई थी? विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति दी गई थी, कौन सा है आप लोगों का 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो यह लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स है, कॉर्नवालिस नहीं, वारेन हेस्टिंग्स है। ठीक है, तो उसे विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णय को पलटने की शक्ति दी जानी चाहिए। ठीक है, यह मांग रखी थी। ठीक है, तो वह दूसरी मांग क्या थी, वह कमांडर इन चीफ भी होंगे, यह मांग थी। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स। तीसरी मांग एक थी, दोनों प्रावधानों को बनाने के लिए 1786 का अधिनियम बनाया गया था, यह दोनों प्रावधानों को मानने के लिए। ठीक है, तो इसलिए बनाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न, देखो ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जहाँ व्याख्या करने वाला होगा वहाँ की जाएगी। ठीक है, और जो आपके काम की होगी। 1900 कथन और कारण इसमें है। अभिकथन क्या है, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने ब्रिटिश सम्राट के वीटो बिल के अधिकार को समाप्त कर दिया। कारण क्या था, गवर्नर जनरल ने महामहिम के नाम पर विधायकों को वीटो करने की शक्ति बरकरार रखी। अब ये बताना है आप लोगों को 22 नंबर प्रश्न। तो यह 22 नंबर प्रश्न आप लोगों का सही व्याख्या नहीं करता है, यार तो दोनों सही है लेकिन हर एक की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, जैसे अभिकथन और कारण है, जैसे अभिकथन सही है, का कारण क्या है, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत में विधेयकों पर वीटो करने के ब्रिटिश सम्राट के अधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने, इससे भारतीय विधायी मामलों में ब्रिटिश क्राउन की सीधी भागीदारी का अंत हो गया। अब सीधी भागीदारी नहीं कर सकते थे। अब कारण क्या था, कारण भी सही है लेकिन कारण व्याख्या क्यों नहीं करता है, तो ये है इसका, ये है गवर्नर जनरल ने विधायकों को वीटो करने की शक्ति बरकरार रखी थी। ठीक है, आप समझ लीजिए, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग क्राउन की ओर से किया गया था, न कि सीधे क्राउन द्वारा। क्राउन की ओर से किया गया था, न कि सीधे क्राउन के द्वारा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों का है, अभिकथन और कारण। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने भारतीय प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, और का कारण क्या है? अधिनियम ने प्रांतों को अपने विधायिकाओं और मंत्रियों के साथ प्रशासन की स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी। तो इसमें कौन सा 23 नंबर का सही है? तो ये आर सही की सही, ये आर दोनों सही है, और सही व्याख्या करता है ये दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न, संविधान सभा के लिए विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे किया गया? ये आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। इसमें कैसे किया गया? संपूर्ण जनसंख्या द्वारा प्रत्यक्ष, ये नहीं किया गया। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, ये सही आप लोगों का है, और बाकी सब गलत है। एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति का उपयोग करके प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव कराया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिकथन ये है, संविधान सभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई, SC, ST और महिलाओं सहित भारतीय समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे संविधान सभा में, ये आप लोगों को बताना है। अभिकथन का कारण क्या था? महात्मा गांधी संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य थे, ये बताना है आप लोगों को। तो महात्मा गांधी संविधान सभा से अनुपस्थित थे। ठीक है, तो ये पहले ही गलत हो गया जी, अब ये गलत हो गया तो आप लोगों का ये सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। चलिए, तो महिलाओं, SC, ST और भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, मुस्लिम, सिख, पारसी, ये सब प्रतिनिधि शामिल थे किसमें? संविधान सभा में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये 26 नंबर प्रश्न, भारत की संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य स्वयं पूरी आबादी द्वारा सीधे चुने गए जाते थे, ये आप लोगों को बताना है। 26 नंबर प्रश्न, तो ये आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत की संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य स्वयं पूरी आबादी द्वारा सीधे चुने जाते थे, तो ये आप लोगों का सही है। ये आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप लोग। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के उद्देश्य संकल्प का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह आप लोग को बताना है। उद्देश्य संकल्प का सबसे अच्छा वर्णन करता है संविधान सभा के। तो इसमें 27 नंबर प्रश्न का बताइए। यह भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे के रूप में कार्य करता है, ये नहीं होगा। इसने भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया, ये सही है आप लोगों का। बी नंबर सही है आप लोगों का। 27 नंबर, उद्देश्य संकल्प ने भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया, और क्या किया था? संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अभिकथन है, 28 नंबर प्रश्न है आप लोगों का। अभिकथन क्या है? उद्देश्य संकल्प ने इसके बाद के सभी चरणों के माध्यम से भारतीय संविधान के अंतिम आकार को प्रभावित किया। कारण क्या था? उद्देश्य संकल्प बिना किसी संशोधन के अपनाया गया था, यह आप लोगों को बताना 28 नंबर का। ये सही, आर गलत है, संशोधन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या देख लीजिए, पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न है आप लोगों का, उद्देश्य संकल्प आकार देने को प्रभावित किया गया, तो ये आप लोगों का अभिकथन सही है, बिल्कुल सही। लेकिन ये आप लोगों का कारण क्यों गलत है? संकल्प वास्तव में अपनाया गया था, लेकिन उसमें क्या था? संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान संशोधनों से गुजरा था, ये संशोधनों से गुजरा था निर्माण प्रक्रिया के दौरान, तो यह इसलिए कारण गलत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों का। 29 नंबर प्रश्न हाँ है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा में क्या परिवर्तन किए, यह बताना है। इसे आंशिक रूप से संप्रभु निकाय बना दिया, इसे ब्रिटिश संसद के कानूनों को निरस्त करने की शक्ति दी, संविधान निर्माण और सामान्य विधान की भूमिकाओं को संयुक्त किया, विधानसभा की कुल संख्या में वृद्धि की गई, यह देखना है आप लोगों को। 29 नंबर का प्रश्न का उत्तर बताना है आप लोगों को। संविधान निर्माण और सामान्य विधान की भूमिकाओं को संयुक्त किया गया, ये आप लोगों का सही है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों का है, भारतीय संविधान के प्रारंभ होने से क्या हुआ? भारतीय संविधान के प्रारंभ होने से क्या? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त करना,
प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम 1949 के उन्मूलन की निरंतरता, 1935 के भारत सरकार अधिनियम का निरसन, यह हुआ डोमिनियन स्टेट अधिनियम का कार्यान्वयन, यह हुआ 30 नंबर के क्या आंसर होगा। तो यह 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त करना, यह हुआ संविधान सभा के प्रारंभ होने से क्या हुआ, यही हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनकी क्योंकि इसका जीएस की व्याख्या तगड़ी करनी पड़ेगी, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें लिखते बनेगा नहीं आप लोगों का हर क्वेश्चन, और आप लोग ऑप्शन चेक कर लीजिए, प्रश्न देख लीजिए, फिर उसके बाद में उससे क्वेश्चन भी बनाइएगा। तो 31 नंबर प्रश्न है आप लोगों का 58th संवैधानिक संशोधन, 98 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1987 का उद्देश्य क्या है, यह आप लोगों को बताना है। 31 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोगों को उद्देश्य बताइए, आप लोग उद्देश्य क्या था। हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनाना, संविधान में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करना, सी हिंदी में संविधान का एक आधिकारिक पाठ उपलब्ध कराना, डी है आप लोगों का अंग्रेजी को भारत की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाना। तो यह आप लोगों का होगा ना, सी आप लोगों का सही होगा। इस और आधिकारिक पाठ का प्रावधान किया गया, लेकिन तो यह संवैधानिक प्रावधान बन गया। ठीक है, ये 98वें संविधान संशोधन के बाद में यही संवैधानिक प्रावधान बन गया, और इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया था। अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया था, यही पूछा जाता है। 394 ए जोड़ा गया था, क्या 394 ए जोड़ा गया था, इसे बता देते हैं, 394 ए जोड़ा गया था। ठीक है, इसके चलते चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न आप लोगों का है, भारतीय संविधान के बड़े आकार पर किस बात ने प्रभाव डाला, किस बात ने प्रभाव डाला। राजनीतिक नेताओं का प्रभुत्व, ब्रिटिश संविधान का प्रभाव, भौगोलिक कारक और भारत की विशालता, ये सभी प्रभाव पड़े थे आप लोगों के। 32 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है, भौगोलिक कारक और भारत की विशालता। भारतीय संविधान के बड़े आकार पर किस बात ने प्रभाव डाला, यही इस बात ने प्रभाव डाला, भौगोलिक कारक, भारत की विशालता। ठीक है, ये है। और क्या क्या थे, ऐतिहासिक कारक भी थे। ठीक है, और जैसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव जो भारी था, ये भी था। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान, ये भी प्रभाव था। संविधान सभा में विविधताओं का प्रभुत्व था, ये भी एक प्रभाव था। ठीक है, ये बड़े आकार का होने का कारण था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है। 33 नंबर प्रश्न बताना है आप लोगों का। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, 33 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना, बी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, डी न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करना। तो यह भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्राथमिक उद्देश्य था न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करना। ठीक है, जैसे क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कार्यपालिका की शक्तियों और विधायिका के मनमाने कानूनों पर सीमा के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, वह प्रकृति में न्याय संगत है, इसलिए ये है आप लोगों का, ये सही है। ठीक, अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित प्रमुख घटकों में से एक नहीं है, प्रमुख घटकों में से एक नहीं है। भारतीय राज्य की प्रकृति, मौलिक अधिकार, संविधान के उद्देश्य, प्रमुख घटकों में से एक नहीं, यह बताना है आप लोगों का। तो मौलिक अधिकार, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित प्रमुख घटकों में से एक नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है 35 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये बताना है आप लोगों को। बताइए, 35 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग करिएगा अपने मन से। 3 श्रेणियाँ हैं, क्या है, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद क्रमशः संसद को भारत में नए राज्यों को स्वीकार करने या स्थापित करने, भारत में मौजूदा राज्यों की सीमाओं और नामों के गठन, परिवर्तन या बदलाव का अधिकार देता है। इसमें ये आप लोगों को बताना है। 36 नंबर प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद देता है, ये बताना है। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग अपने मन में सोच लीजिए। अनुच्छेद 2 और 3 देता है, अनुच्छेद 2 और 3 देता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न आप लोगों का है, किस स्थिति में अनुच्छेद 3 के तहत
किसी विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से संसद में पेश करना आवश्यक है। किसी विधेयक को अनुच्छेद 3 के तहत अनुच्छेद 3 के तहत पूछ रहा है, किसी विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से संसद में पेश करना आवश्यक है। ठीक है, किस स्थिति में यह बताना है। आप लोगों को 37 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। जब भी कोई राज्य अपने नाम में बदलाव का अनुरोध करता है, ये गलत है। जब भी केंद्र सरकार सीमा परिवर्तन का अनुरोध करती है, ये भी नहीं। जब भी राज्यों के बीच कोई विवाद होता है, या बी नंबर है, जब भी कोई राज्य विधानमंडल सीमा परिवर्तन के लिए प्रस्ताव पारित करता है। ये सही है आप लोग का, ये भी गलत। तो आप लोग का बी सही हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का। निम्नलिखित 38 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रों का हस्तांतरण किया? क्षेत्रों का हस्तांतरण किया भारत और पाकिस्तान के बीच। किस अधिनियम, किस संशोधन अधिनियम ने? 38 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम ने। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ कब था? तो ये 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों को स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 3 के तहत किसी विधेयक को पेश करने से पहले राज्य विधानमंडल के विचार प्राप्त करने का क्या महत्व है? अनुच्छेद 3 के तहत किसी विधेयक को पेश करने से पहले राज्य विधानमंडल के विचार प्राप्त करने का क्या महत्व है? 39 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है आप लोगों को। यह एक संवैधानिक आवश्यकता है, लेकिन राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। यह है, ठीक है, यह महत्व है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये फिर से बता देते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत किसी विधेयक को पेश करने से पहले राज्य विधानमंडल के विचार प्राप्त करने का क्या महत्व है? यह एक संवैधानिक आवश्यकता है, लेकिन राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। यह सी नंबर आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न आप लोगों का है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय क्षेत्र की किसी विदेशी देश को सौंपने के लिए किस प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता होती है? एक संवैधानिक संशोधन, राष्ट्रपति का आदेश, एक कार्यकारी कार्रवाई, एक राज्य जनमत संग्रह। 40 नंबर का एक संवैधानिक संशोधन होता है। ऊपर पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो वही सब संवैधानिक संशोधन होगा तभी हो सकता है। 41 नंबर, अभी बांग्लादेश को कुछ दिए गए थे क्षेत्र और कुछ भारत ने लिए थे क्षेत्र, तो वो संवैधानिक संशोधन के तहत ही लाया गया था, ठीक है, और दिया गया था। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962, नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 तहत असम राज्य से किस क्षेत्र को निकालकर नए नागालैंड राज्य का गठन किया गया? यह आप लोगों को बताना है। 41 नंबर, यह 41 नंबर नागा हिल्स और तुयनसांग क्षेत्र, ये इसी वाला सही है आप लोगों का। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के तहत असम और राज्य से किस क्षेत्र को निकालकर नए नागालैंड राज्य का गठन किया गया? तो ये है, ठीक है, नागा हिल्स और तुयनसांग क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कौन पात्र है? भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन पात्र है? ए है केवल जन्म से नागरिक, बी है केवल प्राकृतिक नागरिक, सी है जन्म से नागरिक और प्राकृतिक नागरिक दोनों वही नागरिक जो 20 वर्ष से अधिक समय से भारत में रह रहे हैं। ये बताना है आप लोगों को। तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा? 42 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोगों का सी हो जाएगा। जन्म से नागरिक और प्राकृतिक नागरिक दोनों होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों आप लोगों का भारत के राष्ट्र के पद के लिए पात्र हैं। चलिए अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न आप लोगों का है। संविधान के अनुसार इसके प्रारंभ 26 जनवरी 1950 पर भारत के नागरिक कौन बने? भारत के निवासी, भारत में 5 वर्ष तक निवास करने वाले व्यक्ति, भारत में जन्मे व्यक्ति, ऊपर के सभी। 43 नंबर प्रश्न आप लोगों को बताना है। ये जितने हैं सभी भारत के निवासी, भारत के 5 वर्ष तक निवास करने वाले व्यक्ति और भारत में जन्मे व्यक्ति, ये सभी जो है 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने, ठीक है। इसके मतलब 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था अपना संविधान, तो उसके बाद में क्या हुआ, भारत के नागरिक कौन कौन बने थे? तो ये सब बने थे जो ये ऊपर लिखे हैं ABCD में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न आप लोगों का है। कौन सा प्रावधान केंद्र सरकार को पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को नागरिकता देने की अनुमति देता है? पाकिस्तान से भारत आए नागरिक व्यक्तियों को नागरिकता देने की अनुमति देता है। कौन सा अनुच्छेद ऐसा है? 44 नंबर प्रश्न का अनुच्छेद 6 है ऐसा, जो पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। और 45 नंबर प्रश्न, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए भारतीय नागरिकता
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत के बाहर निवास की अधिकतम अवधि क्या है, ये बताना है आप लोगों को। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत के बाहर निवास की अधिकतम अवधि क्या है, क्या बताना है आप लोगों को। 45 नंबर प्रश्न, आप लोग बताइए क्या होगा इसमें। 45 नंबर प्रश्न, 7 साल 7 साल भारत के बाहर निवास करना होगा, ठीक है, तब जो है नागरिकता प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न, किसी व्यक्ति के लिए भारतीय नागरिक के रूप में देशीकरण के लिए पात्र होने की क्या शर्त है। देशीकरण होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए भारतीय नागरिक के रूप में देशीकरण के लिए पात्र होने का क्या शर्त है, यह बताना है आप लोगों को। 46 नंबर प्रश्न, किसी मित्रवत विदेशी देश का नागरिक होना चाहिए, यह आप लोगों का 46 नंबर प्रश्न का आंसर होगा। भारतीय नागरिक के रूप में प्राकृतिकरण चाहने वाले व्यक्ति को किसी मित्रवत विदेशी देश का नागरिक होना चाहिए, यह आप लोग की होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 47 नंबर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड का क्या महत्व। OCI जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, OCI कहते हैं, OCI कहते हैं, ठीक है। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, ये बताना है लोग। 47 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए क्या महत्व है। यह निर्दिष्ट देशों के भारतीय मूल के लोगों को कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है, PIO, ठीक है। ये है भारतीय मूल के लोगों को कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न था ना, 47 नंबर प्रश्न, और यह दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता, ये याद रखना। OCI में ऑप्शन में दे देता है दोहरी नागरिकता प्रदान करता है तो नहीं प्रदान करता। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों का, 48 नंबर, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद नागरिकों को लोकसभा, क्या, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद नागरिकों को लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार देता है, ये बताइए आप लोग। कौन सा अनुच्छेद ऐसा है, 48 नंबर प्रश्न का आप लोगों को आंसर बताना है। अनुच्छेद 326 ऐसा है कि नागरिकों को लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार देता है। अनुच्छेद कौन सा, ये याद रखना, ये जनरल भी नॉलेज में भी होना चाहिए। 326 है अनुच्छेद आप लोगों का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 49 नंबर प्रश्न, जन्म से भारत का नागरिक बनने के लिए कौन पात्र है, यह आप लोगों को बताना है। तो 49 नंबर का प्रश्न आप लोगों का, भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति इसके माता पिता में से कम से कम एक भारत का नागरिक हो, C, यह आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न, यह आप लोगों का 50 नंबर प्रश्न है। ये किस अधिनियम ने PIO कार्ड योजना और OCI कार्ड योजना को एक ही योजना में विलय कर दिया, यह आप लोगों को बताना है। PIO कार्ड योजना और OCI कार्ड योजना को एक ही योजना में विलय कर दिया किस अधिनियम ने, यह बताना है आप लोगों को। 50 नंबर प्रश्न, यह नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 है, जब मोदी जी आए थे, तब से है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 51 नंबर प्रश्न, कौन सा मौलिक अधिकार सीधे तौर पर परिवर्तनीय स्वनिष्पादक है, यह बताना है आप लोगों को। 51 नंबर प्रश्न आप लोगों को बताना है। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 18, ये बताना है आप लोग। मौलिक अधिकार सीधे तौर पर परिवर्तनीय स्वनिष्पादक है। 51 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप लोगों को। D है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ठीक है, यह आप लोगों का है, सीधे लागू करने योग्य है यह, ठीक, ये बता रहा है आप लोगों को। व्यक्तियों को अपने परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति है, यह बताता है आप लोगों को अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 52 नंबर, भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसको कायम रखना है, यह बताना है आप लोगों को। 52 नंबर प्रश्न, यह लोगों की स्वतंत्रता, यह है भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, लोगों की स्वतंत्रता। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत उसके अल्पीकरण में सभी कानून शून्य होंगे, यह बताना है आप लोगों को। 53 नंबर प्रश्न, 53 नंबर प्रश्न का आप लोगों का अनुच्छेद 13 होगा। अल्पीकरण सभी कानून शून्य होंगे, अनुच्छेद 13, ये आप लोग जाके अनुच्छेद थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा इसमें क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किसे असंवैधानिक और
अमान्य कहकर चुनौती दी जाती है। केवल संसद द्वारा अधिनियम अस्थायी कानून अस्थायी बी है अस्थायी कानून और वैधानिक उपकरणों दोनों। सी है वैधानिक उपकरण और कानून के गैर विधायी स्रोत। डी है केवल रीति या उपयोग। 54 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। तो 54 नंबर प्रश्न हो जाएगा अस्थायी कानून और वैधानिक उपकरण दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार क्या शून्य के रूप में चुनौती दी जाती है? ठीक है, क्या शून्य के रूप में चुनौती दी जाती है? केशवानंद भारती यह मामला कब आया था? 1973 में आया था। तो 55 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। संवैधानिक संशोधन सहित कोई भी कानून शून्य के रूप में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 56 नंबर प्रश्न आप लोगों का है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 14 निम्न में से किन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है? अनुच्छेद 14 किन परिस्थितियों में निम्नलिखित में से लागू नहीं होता है? तो यह आप लोगों का लागू नहीं होता है बी, जब समान और असमान के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है तो अनुच्छेद 14 इस परिस्थिति में लागू नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 57 नंबर, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों जैसी कुछ उपाधियों को उपाधि के रूप में वर्गीकृत होने से बचाने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया है? ठीक, यह बताना है आप लोगों को। 57 नंबर प्रश्न देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर आंसर कीजिए। तो आप लोगों का कितना हो जाएगा? 76वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के रूप में वर्गीकृत होने में से संरक्षित किया, यह आप लोगों का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। 58 नंबर प्रश्न, राज्य किस आधार पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? किस आधार पर? राज्य किस आधार पर लगा सकता है, यह बताना है आप लोगों को। 58 नंबर प्रश्न, सार्वजनिक व्यवस्था मानहानि अपराध के लिए उकसाना, ये सही है, इसमें भी लगाया जा सकता है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, बिल्कुल सही, इसमें भी लगाया जा सकता है। अनैतिकता, न्यायालय की अवमानना, ये भी लगाया जा सकता है। उपरोक्त सभी में लगाया जा सकता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलिए अगला 59 नंबर प्रश्न आप लोगों का है। आप लोग देखिए, अनुच्छेद 19 में ऐसा क्या शामिल है जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से परे है? क्या शामिल है ऐसा? राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, किसी भी पेशे या व्यवसाय को अपनाने का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, व्यापार और कारोबार का अधिकार। 59 नंबर का आप लोगों का हो जाएगा ये राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। ठीक है, शामिल है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार तक सीमित नहीं है। ठीक, यह केवल यही है केवल जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार तक सीमित नहीं है, उससे परे है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 60 नंबर प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने गोपालन मामले, किसके मामले में? गोपालन मामले 1950 में अनुच्छेद 21 की व्याख्या के संबंध में क्या घोषित किया था? ठीक है, 60 नंबर प्रश्न का उत्तर देना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट होते हैं, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट होते नहीं हैं। तो ये आप लोगों का अनुच्छेद 21 केवल व्यक्ति के शरीर से संबंधित स्वतंत्रता को कवर करता है, यह आप लोग अनुच्छेद, यह सही, बी वाला आप लोगों का सही है। चलिए 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। अनुच्छेद 23 के अनुसार बेगार शब्द का क्या अर्थ है? अनुच्छेद 23 के अनुसार बेगार शब्द का क्या अर्थ है? बिना पारिश्रमिक के अनिवार्य कार्य, 6 साल से कम उम्र के बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करना, महिलाओं और बच्चों का यातायात, इनमें से कोई नहीं, यह बताना। अनुच्छेद 23 के बेगार शब्द का क्या अभिप्राय है? 61 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, बिना पारिश्रमिक के अनिवार्य कार्य करना। ठीक है, यह आप लोगों का बेगार शब्द से का अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कौन सा आप लोगों का? अनुच्छेद 33 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 33 के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। संसद और विधानमंडल में केवल संसद, केवल राज्य विधानमंडल, भारत के राष्ट्रपति। 62 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, संसद और राज्य विधानमंडल को, सॉरी इसका ये ऑप्शन नहीं होगा, थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, बाई मिस्टेक, विधानमंडल को नहीं होगा, केवल संसद को होगा। ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा पढ़ने में और थोड़ा समझने में गलती हो जाती है जल्दबाजी में, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी, और बाकी सही है आप लोगों का। केवल संसद होगा, क्या होगा? केवल संसद होगा। अनुच्छेद 33 के तहत
मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, राज्य विधानमंडलों को नहीं प्रदान की गई है। तो यह आप लोग क्लैरिटी रखना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 63 नंबर प्रश्न आप लोग का है। 63 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण भारत में एक रूपता सुनिश्चित करने में अनुच्छेद 35 का क्या महत्व है? अनुच्छेद 35 का क्या महत्व? संपूर्ण भारत में एक रूपता सुनिश्चित करने में अनुच्छेद 35 का क्या महत्व है, यह बताना है। 63 नंबर प्रश्न है। क्योंकि ये व्याख्या से प्रश्न तो ज़्यादा क्रिएट होते नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, इसलिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला होता नहीं। 35 नंबर जब करने लगेंगे तो फिर आपको थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी, और थ्योरी पढ़ाने में अब ये आप फिर जानते ही 40-45 मिनट में वीडियो में 5-6 क्वेश्चन डिस्कशन हो सकते हैं। तो 63 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोगों का हो जाएगा क्या? यह राज्यों को मौलिक अधिकारों के संबंध में अपने स्वयं के कानून बनाने का अधिकार देता है। यह राज्य विधानसभाओं को आवश्यकता अनुसार मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की अनुमति देता है। यह पूरे भारत में मौलिक अधिकारों और उनके कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करता है। इसमें इसका यही हो जाएगा आप लोगों का सी, पूरे भारत में मौलिक अधिकारों और उनके कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करता है। ठीक है, अनुच्छेद 35। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 64 नंबर प्रश्न आप लोगों का है, कौन सा संवैधानिक प्रावधान कृषि भूमि सुधार और संपत्ति पर कब्जा करने से संबंधित कानूनों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से बचाता है? ये सुन जाइए एक सेकंड। हाँ, चुनौती दिए जाने से बचाता है, यह बताइए आप लोग। 64 नंबर प्रश्न ये थोड़ा अब भी आप लोगों का अनुच्छेद 31A क्या कहता है? एक संपदा के अधिग्रहण, संपत्तियों के प्रबंधन और अन्य से संबंधित कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से बचाता है, ये याद रखना। 31 नंबर प्रश्न पूरा ये स्टेटमेंट है, आप लोगों को अनुच्छेद बताना ये 31 है, तो इसमें कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 65 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के अलावा संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार भी शामिल है, यह बताना है। किस भाग में संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार भी शामिल है मौलिक अधिकारों के अलावा, बताइए। 65 नंबर प्रश्न इसमें हो जाएगा आप लोगों का 10, 11, 12 कौन सा हो जाएगा? भाग 12 क्या है? कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों प्राप्त हैं आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा मुझे रोमन गिनतियों में थोड़ा कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहती है, तो ये आप लोगों का 12 है ना, ये है भाग 12। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 66 नंबर प्रश्न आप लोगों का है, ये उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह व्यवस्था दी कि मार्शल लॉ की घोषणा से बंदी प्रत्यक्षीकरण स्वतः ही निलंबित नहीं की जाती है, ये होती है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट स्वतः ही निलंबित नहीं हो जाती है। तो यह उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में दिए क्या कहा था? 66 नंबर प्रश्न कहा था, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, यह कब आया था? ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, 1950 में आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदुओं के संदर्भ में सिख, जैन और बौद्ध शामिल माने जाते हैं? किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदुओं के संदर्भ में सिख, जैन और बौद्ध शामिल माने जाते हैं, यह बताना है। 67 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोगों का ये डायरेक्ट हो जाएगा आप लोगों का अनुच्छेद 25। ठीक, अनुच्छेद 25 प्रावधान में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 68 नंबर प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों को क्या कहता है? नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की चेतना किसने बताया है, ये बताना है आप लोग को। 68 नंबर प्रश्न, ग्रानविले ऑस्टिन ने बताया। क्या ग्रानविले ऑस्टिन ने बताया है, निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों को संविधान की चेतना के रूप में। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। ठीक है, ये पूछा जाता है, बार बार पूछा गया, 50 बार पूछा गया क्वेश्चन। 69 यानी 69 नंबर प्रश्न आप लोग का। 69 नंबर प्रश्न है, कौन सा निदेशक सिद्धांत सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन या स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने पर जोर देता है? स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने पर जोर देता है। ठीक, कौन सा निदेशक सिद्धांत सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने पर जोर देता है? ये इसमें से ऑप्शन बता दीजिए आप लोग। 69 नंबर बहुत क्लोज ऑप्शन दिए हुए आप लोग को, तो इसलिए आप लोग बताइए। अनुच्छेद 43B आप लोग का सी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, अब एक अनुच्छेद 43 भी एक्सप्लेन करने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक्सप्लेन ही पूरा दिया हुआ है, आपसे अनुच्छेद पूछ लिएगा तो आंसर यही होगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न देख लीजिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार उन्होंने प्रकृति के संदर्भ में निर्देशक सिद्धांतों की तुलना किससे की है? निर्देशक सिद्धांतों की तुलना किससे की है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत अनुदेशों का साधन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, किसकी सिद्धांतों की तुलना किससे की है? निर्देशक सिद्धांतों की तुलना किससे की है? 69 नंबर बताइए प्रश्न आप लोगों का। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत अनुदेशों का अनुसाधन किससे की है? ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निर्देशों के साधन से की है, क्या की है? निर्देशों के साधन से की है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। 71 नंबर प्रश्न इस मामले में सुनाया था। 71 नंबर प्रश्न चंपकम दोराई राजन मामले में सुनाया था। अच्छा, चंपकम दोराई राजन मामले में सुनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा? 72 नंबर प्रश्न किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने घोषित किया कि संसद के पास संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने की या छीनने की शक्ति है? ये बताना है आप लोग। क्वेश्चन 72 नंबर प्रश्न बताना है आप लोग को। आंसर कीजिए आप लोगों का हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ठीक, यह हो जाएगा आप लोगों का। अच्छा, ये बता सकते हैं मिनर्वा मिल्स मामला जो है 1980 में आया था। ठीक, तो यह किस लिए आया था? जैसे गोलकनाथ बनाम 1967 में एक मामला आया था, और दूसरा था तीसरा आया था केशवानंद भारती बनाम मामला। तो ये थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर पाना तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। 73वां नंबर प्रश्न भारतीय संविधान के, मैं तो कमेंट एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन आप लोग अगर कर पाए तो करना जरूर। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 335 क्या संबोधित करता है? 73 नंबर प्रश्न बताना है आप लोगों को। ये बताना है 335 में भाग 14, तो ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संबंध में प्रशासन की दक्षता बनाए रखना, यह बताता है। बी नंबर आप लोगों का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए। संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा किन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है? किन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, यह आप लोग को बताना है। 74 नंबर प्रश्न आप लोग को बताना है। इसका हो जाएगा डी, विधायी शक्तियों का वितरण। सॉरी, नींद थोड़ा लगने लगती है ना। संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा किन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है? विधायी